नमस्कार। मैं रनीश डिजिटल मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चंपारण में है। चंपारण यानी चंपारण, वर्तमान चंपारण। और हमारे सामने है राजीव कुमार रथी जी। राजीव कुमार रथी जी एक बहुत नौजवान साहित्यकार हैं, कवि हैं, कवि हृदयी हैं। और पत्रकारिता में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम की हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी बहुत सारे समसामयिकी से लेकर राजनीतिक विषयों पे, और काफ़ी अच्छा राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे बिहार के बगल के राज्य, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा वहाँ से सांसद निकलते हैं। और कहा जाता है कि केंद्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र यूपी से ही शुरू होता है। तो हम यूपी की राजनीति पे बात करेंगे कि 2022 में यूपी का चुनाव होने वाला है। और 2022 के यूपी का चुनाव को आप किधर जाते हुए देख रहे हैं अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में? उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म की हृदय स्थली और उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म से अनुप्राणित होती रहती है, क्योंकि भारत के 3 देव राम, कृष्ण और शिव की मुख्य भूमि वहीं मानी जाती है। और जो बदलाव बाबरी मस्जिद के बाद आया, देश में एक हिंदू सचेतना का धीरे धीरे विकास हुआ। इसने यूपी के राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी की ही राजनीति को क्यों कहें, पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। और आज उसी हिंदुवादी राजनीति, बहुसंख्यकों की राजनीति के पीछे सारी पार्टियां लगी हुई हैं। सारी पार्टियां मंदिर मंदिर घूम रही हैं, मंदिरों की परिक्रमा कर रही हैं। यानी एक अवधारणा का स्पष्टतः विकास हुआ कि बहुसंख्यक प्रथम, अल्पसंख्यक द्वितीय। इस राजनीति का सबसे बड़ा, इस कालखंड का निर्णायक वोट है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी धर्म आधारित है, धर्म उसके केंद्र में है। अब इस धर्म को भुनाने के लिए सभी बेचैन हैं, सभी लोग अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी मंदिरों की परिक्रमा करती हैं, या मुलायम सिंह या योगी जी तो समर्पित है, एक संत ही है। और गोरखपुर पीठाधीश्वर है, तो सबसे पहले गोरखपुर पीठाधीश्वर है, इसके बाद वो कुछ है। तो हिंदू धर्म की रक्षा का भार अगर किसी ने लिया तो गोरखनाथ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का धुरी जो होता है धर्म आधारित होती है। तो जो बाबरी मस्जिद को गिराया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद धीरे धीरे भारत में धार्मिक सचेतना का विकास हुआ। अब बाबरी धर्म के पहले और बाबरी धर्म के बाद, बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक विभाजक रेखा के रूप में देखा जा सकता है कि उसके पहले हिंदू धर्म एक सोए हुए लोगों का समूह था। बाबरी विध्वंस के बाद हिंदू धर्म में जागरण आया है। इस बात से विश्व का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आपको उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार के विगत 4-4.5 साल का शासनकाल है, उसका एक विश्लेषण करना हो तो आप उसको किस रूप में करेंगे? तो योगी जी का 4 साल में 2.5 साल कोरोना की महामारी के चपेट में रहा। यह एक वैश्विक समस्या है, और उसमें योगी जी का घर घर जाना, गांव गांव की परिक्रमा करना, जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह अपने आप में पूरे विश्व इतिहास में अनूठा है। इसी से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलिया ने योगी जी का डिमांड किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया, यानी जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को अगला, ऐसा हम नहीं कह सकता।
कि योगी जी को जनता तो जनता है, जनता तो अटल जी को भी हटा देती है, जनता इंदिरा जी को भी हटा देती है। तो जनता केवल अस्थायी उद्देश्यों से चालित नहीं होती, वो क्षुद्र जातीय राजनीति से भी चालित होती है, तात्कालिक परिस्थितियों से भी चालित होती है, और वैश्विक संकटों से भारत में जो संकट पैदा होते हैं उससे भी चालित होती है। यह जनता तो प्याज के दाम बढ़ने से सरकार को हटा देती है। तो जनता को अगर आप कुछ कहें कि जनता के लिए कोई भविष्यवाणी की जा सके तो कोई नहीं कर सकता। यहाँ अच्छी से अच्छी फिल्में पिटी जाती हैं और भद्दी से भद्दी फिल्में हिट होती हैं। अच्छा योगी जी विगत 4 साढ़े 4 साल में जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कुछ किया उन्होंने? हाँ, योगी जी की 50 से ऊपर योजनाएं हैं जो जनता से संबंधित है, जिसमें वहाँ के कुछ मौलिक चीजों को छूने का प्रथम बार प्रयास किया गया। जो चीजें अछूती थी आज तक योगी जी ने उसको छुआ है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उस सारी प्रगति के को कोरोना ने ग्रसित कर लिया, और जो आभा मंडल योगी का उभरना चाहिए वो योगी जी का आभा मंडल नहीं उभर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यही योगी मैं जी चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने न्यूटन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म में उत्तर प्रदेश के योगी जी के 4 साढ़े 4 साल के शासनकाल का एक संक्षिप्त विश्लेषण दिया। काट दीजिएगा।